गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स के या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में देखा था, है ना। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था हमने पढ़ रहे थे हम बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, है ना, जिसका हमने लास्ट पॉइंट देखा था क्लीवेज। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रॉपर है उसका एक साइकिल था, जो साइकिल हम आज समझते हैं कि उसमें पूरी साइकिल में हमने देखा था कि पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर हाइड्रोलाइजेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्लीवेज होगा, है ना। तो जो क्लीवेज होगा उसके अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ही दो टाइप के हमको एसिटाइल ग्रुप मिल जाते हैं, दो टाइप के एसिटाइल कोएंजाइम हमको मिलते हैं, है ना। देखो, तो ये हमारा हो गया फैटी एसिड, ये हमारा फैटी एसिड हो गया, है ना। फैटी एसिड में एज यूजुअल मैग्नीशियम के प्रेजेंस में एटीपी से एएमपी और आइसोमेरिक पायरो फॉस्फेट अलग हो जाता है। यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम एसएच और एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज यहाँ पर इंटर करते हैं और क्या बनाते हैं, एसाइल कोएंजाइम बनाते हैं। फिर यहाँ पे कैरिनिटिन या कार्निटिन ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर आकर के अटैच्ड होंगे। क्या होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने इसमें देखा कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब उसके लेयर के अंदर नहीं घुस सकते। तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, मीडिएटर की ज़रूरत होती है। वो मीडिएटर होता है कैरेटिनिन ट्रांसपोर्टर्स, है ना। इसमें दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एसिटाइल फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाने में। तो देखो, ये हो गया आपका एसाइल कोएंजाइम, क्योंकि कैरेटिनिन क्या करेगा, एसाइल कोएंजाइम के साथ में अटैच्ड हो जाएगा। तो एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, FAD से FADH2 हमें मिल जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम, ठीक है ना। ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम बन जाएगा एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज के बाद में। फिर यहाँ ट्रांसिनॉल कोएंजाइम हाइड्रोटेज एंजाइम यहाँ पे फंक्शन करेगा और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इंटर होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलाइजेशन होगा। फिर क्या हमें मिलता है, फिर हमें मिलता है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम मिलता है। थ्री हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर फंक्शन करेगा। तो NAD यहाँ अंदर होगा और NADH और प्लस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एक और मान लो एसाइल कोएंजाइम मिलेंगे। तो ये यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र होती है। तो कोएंजाइम SH और थायोलेज ये एंजाइम यहाँ पर फंक्शन करेंगे, है ना। ये यहाँ पर ये एंजाइम फंक्शन करेंगे और हमें दो टाइप के कोएंजाइम्स मिल जाएंगे, दैट इज एसाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। एसाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसाइल कोएंजाइम वापस कहाँ जाता है, इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के वहाँ पर, जहाँ पे कैरेटिन ट्रांसपोर्टर कम करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। हमने बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है।
अब हम समरी ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसकी साइकिल को हम देखते हैं। पाल्मिटॉइल कोएंजाइम है, इसमें साइकिल परफॉर्म हो रही, तो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, इसमें 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हो रही, जिसके अंदर हमको 7 NADH और 7 FADH2 मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है हमको, एक एसिटाइल कोएंजाइम का ग्रुप मिल रहा है। तो 7 बार ये हो रहे हैं, तो हमें 8 बार एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा। FADH2 इधर से ट्रांसफ़र होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को साइकिल को परफॉर्म करेगा, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम TCA साइकिल को फंक्शन करता है, सभी को पता है, और CO2 इसमें से रिमूव होता है, इसमें से NADH प्लस निकलता है, FADH2 भी निकलेगा, है ना। तो ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन चेन के इसमें ये भी आ जाता है, और ADP प्लस आइसोबर फॉस्फेट के साथ में क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थोड़ा इसका एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे क्या होता है एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। द अल्टीमेट एम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज़ टू जनरेट एनर्जी। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि जनरेट करना कोई भी एनर्जी। तो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम अंडरगो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। जो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम है वो क्या करता है, 7 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल के से गुज़रता है, और हमें क्या देता है, हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम देता है, 7 FADH2 देता है, 7 NADH प्लस H देता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम इंटर TCA साइकिल टू गेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनटू CO2 H2 एंड ATP। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्या करता है, TCA साइकिल में घुस जाता है और ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करता है, जिसमें क्या होता है CO2 H2 और ATP बाहर निकलते हैं, एनर्जी बाहर निकलते हैं बेसिकली। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज़ गिवन बिलो। तो जो एनर्जी जनरेट होती है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होती है पाल्मिटिक एसिड के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कुछ इनके रेशियो की कि कैसे क्या क्या मिलता है, तो एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन 8 एसिटाइल को एंजाइम इंटू 10 करेंगे, है ना। 8 एसिटाइल को एंजाइम है जो कि क्या कर रहे हैं, 10 ATP के फॉर्मेशन की होती है, मतलब कि एक क्रैब साइकिल में 10 ATP निकलता है। तो 8 क्रैब साइकिल में कितने निकलेंगे, 80 ATP। सेवन FADH2 इंटू 1.5 है ना, तो एक FADH2 1.5 या 2 के बराबर होता है ना। तो 7 FADH कितना मिलकर के 7 FADH होंगे तो 10.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। वैसे 7 NADH2 यानी कि 3 ओवरऑल 3 कर देते हैं इसको, 2.5 के बराबर होता है, मतलब कि एक NADH 2.5 ATP का फॉर्मेशन करता है, इसके बराबर होता है। तो ये 17.5 ATP आ जाएगा। टोटल ATP कितना कि टोटल एक्चुअल ATP कितना होता है, 108 ATP का फॉर्मेशन होता है, और जो ATP यूज्ड होती है इसमें से -2 होती है, तो जो 2 ATP इसमें यूज्ड हो जाती है इतनी हो गई। तो ओवरऑल मिला करके 106, यानी टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, 106। अब हम थोड़ा रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन पे फोकस करते हैं। क्या होता है रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड, है ना, मतलब कि फ्री फैटी एसिड की अवेलेबल होना, फ्री फैटी एसिड का रेगुलेशन ये होता है ना। लेवल ऑफ FFA इज़ कंट्रोल्ड बाय, जो फ्री फैटी एसिड्स है वो कंट्रोल होते हैं ग्लाइकोजन के द्वारा, जिसमें इंसुलिन का रेशियो होता है, ग्लूकागॉन इंक्रीज़ करता है FFA फ्री फैटी एसिड के लेवल को, और जो इंसुलिन है वो डिक्रीज़ करता है फ्री फैटी एसिड के
लेवल को, है ना। जो ग्लूकागोन होता है इंसुलिन के रेशियो के हिसाब से चलता है। थर्ड पॉइंट है CAT, है ना। CAT अपना क्या था, कैरेक्टरिन एसाइल, है ना, एसाइल कोएंजाइम, है ना। तो उसका फर्स्ट वाला जो होता है, तो फर्स्ट वाला क्या है, रेगुलेट द एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम होता है फैटी एसिड्स को एंट्री दिलाना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा क्या होता है, मेलोनाइल कोएंजाइम इनहिबिट CAT। फर्स्ट जो मेलोनाइल कोएंजाइम होता है वो रोकता है CAT को क्या करने के लिए, उस फर्स्ट को उसकी एक्टिविटी करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इनके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। अगर बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, डिसऑर्डर्स होते तो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है SIDS, अ डिसऑर्डर ड्यू टू ब्लॉकेज इन बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से ये होता है। इसका मतलब है सडन इन्फेक्ट दैट सिंड्रोम, है ना। द सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम इज़ एन एक्सपेक्टेड दैट टू हेल्दी इन्फेंट्स यूजुअली ओवरनाइट। ये अनएक्सपेक्टेड डेथ होती किसी भी हेल्दी बंदे के लिए, क्योंकि क्या होता है कि एकदम से ओवरनाइटली उसको अटैक आता है, वो नहीं रहता। हाँ, है ना, अननेचुरल डेथ हम इसको बोल सकते हैं। द रियल कॉज ऑफ SID इज़ नॉट नोन। अभी तक इसका कोई रियल रीज़न हमें नहीं पता चला है कि क्यों होता है, किस लिए होता है। इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड दैट एट least 10% of SID is due to the deficiency of medium chain acyl coenzyme dehydrogenase। तो जो acyl coenzyme dehydrogenase है, जो मीडियम चेन को कंट्रोल करता है ना, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो काइनेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप के काइनेसिस होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन को कंट्रोल करते हैं ना। मीडियम को अलग करता है, शॉर्ट चेन को अलग करता है, कोई लॉन्ग चेन को करता है। तो एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज जो है वो मीडियम चेन को करता है, और इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी आती है तो उसकी वजह से ये रोग हो जाता है। The enzyme defect has a frequency of 1 in 10,000 birth। तो जो एंजाइम डिफेक्ट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 10,000 बर्थ की तक भी हो सकती है ना। जो एसिटाइल को एंजाइम हाइड्रोजिनेस एंजाइम है उसकी कमी अगर हो जाए, उसकी वजह से कुछ जो डिफेक्ट हो जाए, तो 1 से 10,000 बर्थ में दिक्कत आती है। जैमेशियन वॉमिटिंग सिकनेस, नेक्स्ट है जैमेशियन वॉमिटिंग सिकनेस। तो जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफरेंट कैरेक्टराइज्ड किया गया है इसको। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सर्वो हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, सर्वर हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया को सर्व करता है ये। उल्टी आना, कॉन्वल्शन मतलब कि अजीब अजीब सा लगना, कोमा होना या डेथ हो जाना, है ना। तो जमैकन होगा अगर तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। इट इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग अनरिप्ड एकी फ्रूट्स which contain an unusual toxic amino acid hypoglycin A। कि कुछ ऐसे अनरिप्ड फूड खाना, जंकी फूड खाना जो कि क्या होते हैं, हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, उनके अंदर अनयूजुअल टॉक्सिक एमिनो एसिड होता है जिसको हाइपोग्लाइसिन ए बोलते हैं, ठीक है। दिस इनहिबिट्स द एंजाइम एसाइल को हाइड्रोजिनेज and thus beta oxidation of fatty acid is blocked।
लीडिंग टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एंजाइम एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हमको देखनी पड़ती है। तो मतलब कि बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, इसमें जो सिंड्रोम है, तो अगर बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है तो क्या क्या देखने को हमको मिल सकता है ना। तो हमने बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का चेन देख लिया है ना, रेगुलेशन ऑफ समरी ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम देख लिया, उसका फंक्शन क्या है, कितने क्या मतलब एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, और एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हमने देख लिया है कि क्या क्या इसके अंदर है, कितने एटीपी फॉर्मेशन हो रहे हैं। हमने इनके रेशियो भी देख लिए हैं कि एक एसिटाइल कोएंजाइम कितने एटीपी के बराबर होता है, एक FADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है ना, टोटल एटीपी खुद कितना होता है, ओवरऑल कितना एटीपी बन जाता है हमारा, 106 बन जाता है। फिर हमने रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन देख लिया है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड, इसमें ग्लूकागोन इंसुलिन के रेशियो से चलता है, ग्लूकागोन इंक्रीज़ करता है जो फ्री फैटी एसिड लेवल को है, इंसुलिन डिक्रीज़ करता है फ्री फैटी एसिड को, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने के हैं कि CAT जो है जो कैटेलाइजिंग आपका एसाइल कौन सा था, एसाइल कोएंजाइम वाला जो है एंजाइम फर्स्ट जो है वो रेगुलेट करता है फैटी एसिड को किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाने में, है ना। और जो मेलोनाइल कोएंजाइम है वो करता है CAT फर्स्ट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। फिर हमने SIDS के बारे में देख लिया, हमने ज़मैकन के बारे में देख लिया कि क्या सीक्वेंसेस है ना, किसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। आगे हम इसमें और भी बहुत सारा है आपके ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में, जिसके अंदर बहुत ही डीपली जाना होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ और चेन फैटी एसिड्स ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ और चेन फैटी एसिड, इसके अंदर भी एक और है आपका अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, या आप बोल सकते हैं अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये भी हम कल के वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूज है ये टॉपिक कि एक साथ समझोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अब हम सेक्शन बाय सेक्शंस में पार्ट बाय पार्ट में हम इसको समझ रहे हैं ना। तो प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं और इनको कॉपी कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ह्यूज है। इसमें आप ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का पूरा डीपली पढ़ रहे हो कि उसमें क्या क्या होता है, क्या कब क्या होता है।